Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 6 from class 12th English Flamingo book, and the title of the chapter is Poet and Pancakes, written by Ashoka Mitran. So in the first part of this chapter we have studied about this chapter, like the author Ashoka Mitran has given the description about the pancake, which was the brand name of a makeup material, and after that poet has talked about the makeup department of Gemini Studio. Actually in this chapter the poet has explained about his memories, his experience about experience of working in Gemini Studio. So initially he has told about the pancakes, which is a brand name of a makeup material, and after that writer has talked about the makeup department of Gemini Studio. Then he has talked about office boy, and after that he has talked about himself, like how he works and what was his work in Gemini Studio. After that he had explained about the profile named Subbu, who was the number 2 at Gemini Studio, and writer has given the brief description about सुब्बू's क्वालिटी. सुब्बू में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ स्टूडेंट लेट अस प्रोसीड फर्दर. यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस. अब कहते हैं कि आपने हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ देखा था, बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. अब वो कहते हैं कि वैसे तो वो बॉस के साथ रहते थे, ज़्यादातर उनका जो काम था बॉस के साथ होता था, लेकिन अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो उनकी अटेंडेंस कौन से रोल्स में रखती थी, कौन से रजिस्टर में रखती थी. ही वॉज ग्रुप्ड, उनका कौन से ग्रुप में था, डिपार्टमेंट को स्टोरी डिपार्टमेंट. स्टोरी डिपार्टमेंट था एक वहाँ पर, तो वहाँ के अटेंडेंस रोल्स में सुब्बू का नाम था. कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स. अब इस स्टोरी डिपार्टमेंट में कंपाइज मतलब कंसिस्ट कौन कौन आते थे. एक लॉयर आता था और एक असेंबली ऑफ एंड असेंबली ऑफ राइटर एंड पोइट. असेंबली मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप होता था, राइटर्स एंड पोइट्स का. ठीक है. अब स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग थे, राइटर थे, पोइट्स थे और एक लॉयर था. बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम, द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइज़र. लॉयर जो था ऑफिशियली उसे किस नाम से जाना जाता था, एक लीगल एडवाइज़र था वो. ठीक है. बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज ऑपोजिट. लेकिन हर कोई जो है उसको उसके नाम से ऑपोजिट ही बुलाता था. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस. अब क्यों उसके नाम से उल्टा बुलाया जाता था. अब देखिए ये एक इंसिडेंट दे रखा है, लॉयर के साथ ये हुआ था. तो बताते हैं, राइटर बताते हैं कि एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, who was also extremely temperamental. टेम्पेरामेंटल होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता था. once blew over on the sets. एक बार उनको सेट पर गुस्सा आ गया. while everyone stood stunned. जब हर कोई हैरान खड़ा था. अब क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आ गया था, मतलब वो जो एक्ट्रेस थी जिसे गुस्सा आ गया था, तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा बोले जा रही थी, शाउट कर रही थी. ठीक है. तो वो इल वर्ड्स भी यूज़ कर रही थी, बहुत कुछ बुरा भला भी कह रही थी. तो हर कोई हैरान था, चुपचाप खड़ा था. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. अब लॉयर भी वहीं पे थे. ठीक है. उन्होंने क्या किया, जब वो बोल रही थी, एक्ट्रेस अपना गुस्सा निकाल रही थी सेट पे, तो लॉयर ने चुपचाप से रिकॉर्डिंग वाला जो था इक्विपमेंट था उसको ऑन कर दिया. When the actress paused for breath. अब वो एक्ट्रेस जो थी कंटिन्यू बोले जा रही थी, तो वो जब सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर. लॉयर ने उसे बोला 1 minute प्लीज़, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. उन्हें बोला 1 मिनट प्लीज़, और ऐसा कह के उन्होंने रिकॉर्डिंग जो उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, उनका सारी रिकॉर्डिंग की थी, उसे जो है प्ले कर दिया उस रिकॉर्डिंग को. ठीक है. देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और unmentionably foul about the actress tirade against the producer. वो कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि ये लगे कि जैसे इंक्रिमिनेटिंग मतलब होता है फंसाना. ठीक है. अनमेंशनेबली मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग, शर्मिंदा कर देने वाला. फाउल मतलब ऑफेंसिव, बहुत गलत काम. तो मतलब अब ये रिकॉर्डिंग जो की गई थी उसका मतलब ये नहीं था कि जो प्रोड्यूसर है, जो मतलब मूवी प्रोड्यूस कर रहा है,
वो उस एक्ट्रेस डायरेक्ट मतलब होता है मतलब अब्यूज़ लैंग्वेज जैसे यूज़ करते हैं उसके लिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है उसके अगेंस्ट कुछ उसे फंसाना चाहता था या उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करना चाहता था उसके गलत वो जो बोल रही थी उसके लिए। मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, वो तो ऐसे ही लॉयर ने ऑन कर दिया था। और लेकिन वो जो थी एक्ट्रेस थी, जब उसने सुना अपने बारे में तो वो तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गई, राइट। तो देखिए राइटर क्या लिख रहे हैं, बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ दोबारा सुनी उस साउंड इक्विपमेंट से, शी वो स्ट्रक डम, वो बिल्कुल डम मतलब बिल्कुल चुप खड़ी रही। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो जो लड़की थी जो एक्ट्रेस थी वो कंट्री साइड मतलब गांव को बिलोंग करती थी, गांव की थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ catapulted into position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। अब कहते हैं कि ये जो लड़की थी गांव को बिलोंग करती थी, गांव के एरिया की थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस, मतलब देखिए अब किसी को बहुत ज़्यादा फेमस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये जो एक्ट्रेस थी, इनको जो सफलता मिल गई थी, ये जो फेमस हो गई थी, बहुत जल्दी फेमस हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे थे अपनी लाइफ में। तो वो कह रही है कि इन्होंने वर्ल्ड का जो स्टेजेस होती हैं, मतलब जो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जो जो चीज़ें फेस करनी होती है, एक्सपीरियंस करना होता है, वो उन्होंने नहीं किया था उस एक्ट्रेस ने। और जो ये पोजीशन पे अभी थी, जिस इम्पोर्टेंस और सोफिस्टिकेशन होता है, मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो जिस सोफिस्टिकेटेड और इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे ये अब पहुंच चुकी थी, वो बहुत जल्दी पहुंच गई थी। उसने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ गलत फेस नहीं किया अपनी लाइफ में। तो इसलिए उन्हें क्या लगा कि वो जो है इस पोजीशन में फंस गई हैं, मतलब इस तरह से उनकी रिकॉर्डिंग की गई है, उनकी आवाज़ की, अब उनको फंसाया जाए। वो थोड़ा सा डर गई थी इस चीज़ को, उन्हें लगा कि ये तो मुझे फंसा लिया गया है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, और उस दिन उन्हें जितना डर लगा, उस डर से वो कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई, उभर नहीं पाई उस डर से। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और वो एक छोटा सा और बहुत ही ब्रिलियंट जो एक्टिंग करियर था उसका एंड हो गया था। The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about the sad end। और वो एंड किसकी वजह से हुआ? लीगल एडवाइज़र की वजह से। सो लीगल एडवाइज़र जो कि मेंबर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, अनविटिंगली मतलब विदाउट इंटेंशन, मतलब उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, उसे नहीं पता था कि उसके छोटे से इंसिडेंट से वो जो एक्ट्रेस है काम करना छोड़ देंगी। तो उन्हें बिना किसी इंटेंशन के, विदाउट इंटेंशन, वो जो था इस ब्रिलियंट जो उसका करियर था उसका सैड एंड कराने में लीगल एडवाइज़र जो था उसका हाथ था। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail। कहते जहाँ पर इस डिपार्टमेंट के जो दूसरे लोग थे वो एक तरह की यूनिफॉर्म पहना करते थे। क्या पहना करते थे? खादी धोती, और वो जो कि स्लाइटली थोड़ी सी क्या होती थी, ओवर साइज, मतलब खुली होती थी, लूज होती थी। एंड क्लम्सली टेलर, और जो कि बिना प्रेस किए ऐसे ही टेलर ने सिल दी हो, जैसे वाइट खादी शर्ट पहनते थे। और जबकि लीगल एडवाइज़र क्या पहनता था? पैंट पहनता था, टाई लगाता था और कभी कभी एक कोट पहनता था। और वो कोट कैसा लगता था? मेटल का, मेल कोट ऑफ मेल मतलब होता है जैसे मेटल का, जैसे वॉर में जाने से पहले जो आर्मी मैन वगैरह पहले के टाइम में जो थे मेटल का वो पहना करते थे, शील्ड पहना करते थे। तो वो जो कोट पहनता था लीगल एडवाइज़र कभी कभी, उसका कलर और उसका स्टफ़ ऐसे था जैसे कि उसने आगे जो है वो शील्ड लगा रखी है मेटल की। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, और वो ज़्यादातर वो बेचारा अकेला दिखता था, मजबूर दिखता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अकेला है इस डिपार्टमेंट में, उसके जैसा मतलब उसके प्रोफाइल वाला कोई और नहीं था। तो वो इतना ज़्यादा मतलब ओपन नहीं था वहाँ पर किसी और से।
अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. अब लीगल एडवाइज़र है, लॉयर है, तो वो कैसा आदमी था? लॉजिक वाला. उसे हर एक चीज़ में लॉजिक चाहिए होता था. और ये एक अकेला आदमी लॉजिक वाला किस में फंस गया था? अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. वहाँ पे राइटर्स थे, पोइटर्स थे, तो वो सारे तो पोइट्स थे. अब राइटर्स और पोइट्स ये सारे तो क्या होते हैं? ड्रीम्स में रहते हैं. तो ये ड्रीमर के बीच में एक अकेला लॉजिक वाला बंदा जो था फंस गया था. अ न्यूट्रल मैन इन असेंबलीज ऑफ गांधीआइट्स एंड खादियाइट्स. एक सीधा साधा सा बीच का आदमी किन लोगों में फंस गया था? जो कि गांधीआइट्स थे. गांधी इसको बिलीव कर, उस टाइम पे गांधी जी का बहुत नाम था. 1940 की बात है ये, है ना. तो गांधीआइट्स और खादी का बहुत चलन था, फॉलोअर थे. तो ये उनके बीच में ये जो था फंस गया था अकेला. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस. जैसे कि बाकी बहुत से लोग बॉस के क्लोज थे. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस. देखिए बाकी लोगों की तरह जो कि बॉस के जो क्लोज होते थे, क्या करते, जैसे बाकियों की तरह ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म. उसे भी, वो भी बॉस के क्लोज था. और जो लोग बॉस के क्लोज होते थे उनको फिल्म प्रोड्यूस करने दिया जाता था. तो इसको भी फिल्म प्रोड्यूस करने दी गई. एंड दो अ लॉ ऑफ रॉ स्टोक एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट. और हालांकि उस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा रॉ स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा सामान और पैनकेक्स भी यूज़ किया गया था. नॉट मच कम ऑफ द फिल्म. लेकिन वो फिल्म जो थी ज़्यादा नहीं चली. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. अब वो कहते हैं और एक दिन क्या हुआ, बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया. And this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. अब क्योंकि फिल्में नहीं चल रही थी तो बॉस ने क्या किया, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया था कि ज़्यादा हम खर्चा नहीं उठा सकते. तो स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उन सबको जो था निकाल दिया. अब यहाँ पर राइटर जो है अपने कमेंट देते हुए देखिए कह रहा है कि शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक लॉयर की जॉब चली गई. किस वजह से? क्योंकि पोइट्स को कहा गया कि वो घर चले जाएं. मतलब पोइट्स को निकालना था, तो इसलिए उन्होंने पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया. और बेचारा स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो लॉयर क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में था उसकी भी जॉब चली गई. तो मतलब पोइट की वजह से, जितने राइटर्स और पोइट्स थे उनकी वजह से जो था वहाँ पर लॉयर की जॉब भी चली गई. तो कहते हैं कि हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा. Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yogiyar, Sangu Subramanyam, Krishna Shastri and हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय. अब कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो जो है शुरू से ही पोइट्स, अब ये जो 3-4 नाम दे रखे हैं कह रहे हैं, इन जैसे कवियों का, इन जैसे पोइट्स का बहुत ही फेवरेट जगह रही है घूमने फिरने की. It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day and for most part of the night. कहते यहाँ पर मतलब जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट मेस क्या होती है, जहाँ पर जैसे कभी आपने देखा आर्मीज़ वगैरह में जो स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मेस होती है जहाँ पे उनका खाना वाना मिलता है. ठीक है, जैसे कैफेटेरिया वगैरह होता है तो उसको उस एरिया में जहाँ पर मतलब पूरा खाने की थाली मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं, तो उसको मेस बोलते हैं. ठीक है, तो वो वहाँ पर मतलब सस्ते रेट में मिलता है. स्टूडेंट्स के पर्पज़ का ऐसे ही होता है. तो ऐसे ही जेमिनी स्टूडियो में वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए मेस बनी हुई थी. तो वो मेस कहते बहुत ही अच्छी मेस थी वहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी हमेशा, पूरे दिन में और रात का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो कॉफ़ी वहाँ पर मिला करती थी. Those were the days when Congress rule meant prohibition. अब देखिए ये बात चल रही है मतलब 1940 में तो राइटर वहाँ पर जॉब करते थे. तो ये मेरे हिसाब से मतलब 1948 की बात होगी. ठीक है, अब जितने साल उन्होंने राइटर इन जेमिनी स्टूडियो में काम किया था तो ये थ्रू आउट जितने साल का एक्सपीरियंस था वो इस चैप्टर में मेंशन है. ठीक है, तो अब 1948 की बात होगी. वो कह रहे हैं कि जब इन दिनों, पहले तो मतलब 1940s के अराउंड तो ब्रिटिशर्स ही थे, राइट. तो 1948 के आसपास की बात है. कह रहे हैं कि कांग्रेस का रूल हो गया था वहाँ पर. और कांग्रेस का रूल होने का मतलब क्या था? प्रोहिबिशन. उन्होंने हर एक चीज़ में जो थी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, पाबंदियाँ लगा रखी थी. एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट.
और वो कहते हैं कॉफ़ी पे बैठना एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन होता था लोगों के लिए उस टाइम पे। मतलब क्या है कि जैसे कांग्रेस ज़्यादातर चीज़ें करने नहीं देती थी, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी उस टाइम पे लोगों पे। तो लोग जो थे कॉफ़ी पे जब मिलके बातें बातें करते थे तो वही बड़ा एंटरटेनिंग हो जाता था उन लोगों के लिए, ठीक है। बैरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड ए कपल ऑफ क्लर्क। बैरिंग मतलब होता है अगर छोड़ दिया जाए, वो कहते हैं अगर हम ऑफिस बॉयज़ को छोड़ दें या फिर कुछ क्लर्क को छोड़ दें, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। हर किसी के पास स्टूडियो में रेडिएटेड लेजर मतलब होता है आराम से। तो वो कहते हैं कि हर एक के पास फुर्सत का टाइम था, हर किसी के पास टाइम था। किस चीज़ के लिए टाइम था? अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री। और वो टाइम किस चीज़ के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए? पोइट्री के लिए। मतलब अब पोइट्री आप ऐसे तो नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं आधे घंटे में और आपको पोइट्री लिखनी है तो आप लिख दोगे। पोइट्री के लिए तो आपको आराम से टाइम निकालना होगा। तो कहते हैं कि वहाँ पे सब लोगों के पास था। अगर हम कुछ ऑफिस बॉय और क्लर्क्स को छोड़ दें तो वहाँ पर बाकी लोगों के पास टाइम होता था, ठीक है। और जो टाइम होता था तो वो लोग, ये जो टाइम किस लिए उनके बहुत ज़रूरी चाहिए होता था? पोइट्री के लिए। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप गांधी जी। कहते हैं जितने जेमिनी स्टूडियो में जो काम करने वाले थे ज़्यादातर क्या थे? वो गांधी की पूजा करते थे और ज़्यादातर खादी पहना करते थे। पूजा करना मतलब गांधी जी के फॉलोअर थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अब वो कहते हैं कि हालांकि वो गांधी जी को मानते थे कि चलो अच्छे हैं गांधी जी, खादी पहन लेते थे। खादी क्यों पहनते थे? क्योंकि गांधी जी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था खादी पहनने के लिए, खादी यूज़ करने के लिए। तो वो लोग भी ये दिखाते थे कि भाई खादी पहन के वो गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। कहते बस इतना ही था, खादी पहन लिया, गांधी जी के लिए खुश हो गए। इससे ज़्यादा ये नहीं था कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी फेंटेस्ट मतलब होते थोड़ी सी भी कोई अप्रिसिएशन नहीं थी उनके मन में पॉलिटिक्स के लिए। वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, पॉलिटिक्स में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। बस वो इतना ही था कि चलो गांधी जी अच्छे हैं तो उनके लिए उन्होंने खादी पहन लिया, बस। इससे ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी किसी की। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। अब उस टाइम पे, जिस टाइम की ये बात हो रही है, तो उस टाइम पे क्या था, कांग्रेस वगैरह ने कम्युनिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। तो कहते हैं कि और नेचुरली वहाँ पर जितने भी लोग थे, एवर्स मतलब होता है किसी चीज़ को अगेंस्ट होना, मतलब उसको मानना नहीं है। तो वो लोग जो थे किसके अगेंस्ट थे? कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। कम्युनिज्म मीन्स उस टाइम पे मतलब कम्युनिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें अगर कोई कोई आदमी बहुत ज़्यादा कमा लेता है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, एक फिक्स कर देती है आप इतने इतने, मान लो सपोज़ आप 50 लाख रुपए कमाएंगे, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट उसको जो है जब्त कर लेती है और फिर वो गरीबों में बांट देती है। तो कम्युनिज्म इज़ ए काइंड ऑफ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि इतना ही कमाना है हर किसी को, इससे ज़्यादा लेवल पे आप नहीं कमाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लेवल पे कमाएंगे तो आप जो है गवर्नमेंट आपका पैसा ले लेगी और जिनको ज़रूरत होगी उनको दे देगी। तो उस टाइम पे कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर रखा था, लेकिन ये लोग जो थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब इन लोगों में को लगता था कि पैसा ये कमाएं और गवर्नमेंट ले ले, काम धंधा ये करे, मेहनत ये करे अपने लिए और सारी चीज़ें क्या करें, उसके बाद गवर्नमेंट लेके किसी और को दे रही है। तो इसलिए सब लोगों का मानना था कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म जो जितना कमा रहे अपने उससे कमा रहे, उन्हीं के पास रहे, गवर्नमेंट क्यों लेगी उनका पैसा, है ना। तो ये चीज़ें इस वजह से जो थे उन सब लोग जो थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। अब कम्युनिस्ट वॉज ए गॉडलेस मैन। अब जो कम्युनिस्ट को मानता था उसके बारे में क्या ओपिनियन थी लोगों की, वो कहते थे कि वो गॉडलेस मैन है। गॉडलेस मतलब उसको भगवान का डर नहीं है, ठीक है, वो उसको कोई भगवान का डर नहीं है, वो बिल्कुल नास्तिक है, इस तरह का है। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। उसको फैमिली, उसकी कोई फैमिली और कोई जो है बच्चे कोई नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं, ना उसको अपनी फैमिली से प्यार है ना बच्चों से प्यार है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और चिल्ड्रन। यहाँ तक कि अगर एक कम्युनिस्ट जो बंदा है उसको बोला जाए कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को मार दे, तो भी वो उनको मार देगा और उसके मन में उनके लिए भी दया नहीं आएगी। कंपंक्शन मतलब काइंड फील करना, सिंपैथी फील करना, कह रहे कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी जो है दया की भावना नहीं रखेगा।
He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. और ऐसे जो लोग होते हैं कम्युनिस्ट, ये हमेशा रेडी रहते हैं किस चीज़ में के कारण बनते हैं, फैलाते हैं अनरेस्ट और वायलेंस, मतलब वो बाहर सोसाइटी में क्या है, हिंसा फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं. किन लोगों को? अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंस. इनोसेंट मतलब भोले भाले, इग्नोरेंट मतलब जिन लोगों को चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लॉ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों को भड़काते हैं और उनमें वायलेंस फैलाते हैं. ये हमेशा उस लड़ाई झगड़े का कॉज रहता है, हमेशा उनका कारण बनते हैं ये कम्युनिस्ट लोग. ठीक है. Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. कहते ये सच नोशन मतलब होते विचारधारा. तो ऐसी ये इस तरह की विचारधारा जो कि प्रिवेल्ड मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई थी एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडियन के अलावा हर जगह इंडिया में ये जो थी मतलब ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट जो लोग थे हर जगह फैले हुए थे. तो उस टाइम पे नेचुरली है कि ये जो फीलिंग है वेगली मतलब क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो थी खादी क्लोथ्स, क्लैड मतलब क्लोथ्स, जो खादी कपड़े पहनने वाले जेमिनी स्टूडियो के पोइट्स थे उनके बीच में भी ये जो भावना थी, इस तरह की विचारधारा फैली हुई थी. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग. और इस चीज़ के एविडेंस गवाह आपको जल्दी ही मिल जाएंगे. मतलब राइटर हमें आगे बताएगा कि किस तरह से ये लोग जो थे कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे. When Frank Buchman's मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी. फ्रैंक बुचमैन एक आदमी था जो कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जो है उसका फाउंडर था. ठीक है. तो वो जो आदमी है फ्रैंक बुचमैन की जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा ये आर्मी किस तरह की है. सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952. अब अशोका मित्रन बता रहे हैं कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी जिसमें कि लगभग 200 लोग थे, वो लोग 1952 में मद्रास आए. दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो. कहते हैं कि जेमिनी स्टूडियो के अलावा इंडिया में उन्हें कोई भी अच्छा वार्मर, बहुत ही जिन्होंने होस्ट मतलब होता है जो आपको अपने घर बुलाते हैं, जो मेहमानों को अपने घर पे बुलाते हैं, उन्हें ठहराते हैं. तो जो होस्ट है, वार्मर मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया उन्हें इंडिया में इतने अच्छे वो जो होस्ट नहीं मिले थे जितना अच्छा जेमिनी स्टूडियो ने उनका वेलकम किया था. समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस. किसी ने बोला कि ये जो ग्रुप है ये एक इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप है. दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रैपीज. अब इंटरनेशनल सर्कस है लेकिन फिर भी राइटर बताते हैं कि वो ट्रैपीज में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. ट्रैपीज क्या होता है? वो जो झूले में कलाबाजी करते हैं सर्कस में, नहीं होता ऊपर लेके झूलते हैं, एक रस्सी लग रही होती है, उस पर लकड़ी पे खड़े होते हैं, फिर वो झूल के दूसरी तरफ जाते हैं, तो उसे ट्रैपीज बोलते हैं. तो कहते हैं कि उनमें से कोई भी बहुत अच्छा नहीं था उन ट्रैपीज में. एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल वॉज ओनली एट द डिनर टेबल. अब क्योंकि सर्कस में है तो माना जाता है कि ट्रैपीज में बहुत अच्छे होंगे या फिर एनिमल्स के साथ एनिमल्स को कंट्रोल करने में अच्छे होंगे. तो राइटर बताते हैं कि वो ट्रैपीज में अच्छे नहीं थे, और बल्कि जो एनिमल्स के साथ उनकी एक्वेंटेंस थी, मतलब जो एनिमल्स को जितना वो जानते पहचानते थे इतना ही जानते थे कि बस उनसे वो डिनर टेबल पे मिलते थे. डिनर टेबल पे मतलब कि वो जब वो उनको खाते थे, जब वो एनिमल्स खाते थे डिनर टेबल पर, बस इतना ही मिलते थे, इतना ही उनसे जान पहचान थी. तो यहाँ पर जो है राइटर अपने ओपिनियन बता रहा है, अपनी बात रख रहा है, हंसते हुए बता रहा है कि इन लोगों ना ये ट्रैपीज में ज़्यादा अच्छे थे और एनिमल्स को भी ज़्यादा इनका कोई कनेक्शन उनसे नहीं था. बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. लेकिन इन्होंने 2 प्लेज वहाँ पर दिखाए जो कि बहुत ही अच्छे थे. Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras. अब ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स. जॉथम वैली एंड फॉरगटन फैक्टर, ये जो प्लेस हैं मद्रास में इन्होंने दिखाए. एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन. कहते मद्रास सिटी के और लोगों के साथ साथ जेमिनी स्टूडियो में जो 600 लोग थे, मतलब उस समय जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग काम करते थे, तो कहते हैं उन सब ने भी इन प्लेस को बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड
सम सिंपल होमिलीज। कहते हैं ये जो प्लेस थे इनका मैसेज तो प्लेन था, सिंपल सा था, सिंपल उपदेश था, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन जो इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम थे वो पहले मतलब फर्स्ट क्लास थे, फर्स्ट रेट के थे। Madras and Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. वो कहते हैं मद्रास और जो तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी ये लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे इन प्ले से कि कई सालों तक तमिल में जब भी कोई सनराइज़ का या सनसेट का सीन होता था तो जिस तरह से जोथम वैली में मतलब वो सनराइज़ या सनसेट का जो सीन था वैसे ही विद अ बेयर स्टेज, मतलब खाली स्टेज होती थी और पीछे वाइट बैकग्राउंड होता था और जो फ्लूट बंसरी पे म्यूज़िक बजता रहता था, एक ट्यून बजती रहती थी। तो जोथम वैली में जो सनराइज़ और सनसेट का सीन था वो इतना फेमस हो गया था कि तमिल ड्रामा कम्युनिटी और मद्रास में जितने भी प्लेज होने हुए थे उसके बाद में काफ़ी सालों तक जोथम वैली वाले सीन से ही वो सारे जो सीन आगे लिए गए थे। वैसे ही सीन जो थे वो लोग अपने ड्रामा में इंक्लूड करते थे, वैसे ही वो सीन बनाते थे।